तो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम दिल्ली आ पहुँचे हैं और दिल्ली में हमारी मुलाकात राहुल भाई साहब से हुई। जो राहुल भाई साहब को आप जानते ही होंगे, लेकिन उनसे हम जानते हैं आगे की राजनीति के बारे में और सामाजिक परिवेश के बारे में। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है आगे की राजनीति, बहुजन राजनीति किस ओर करवट बदल रही है? बहुजन राजनीति निसंकोच हाशिए पे है और उसके जिम्मेवार जो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं वो ज़्यादा हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, जयंत चौधरी हैं, तेजस्वी यादव हैं, रामदास अठावले हैं या प्रकाश राव अम्बेडकर हैं। वो तमाम बहुजन समाज के नेता, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता, सब लोग जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि वर्तमान समय में अगर मोदी सरकार है और मोदी सरकार चल रही है तो उनके पास में लगभग 38% वोट है। 62% वोट जो है वो अभी भी विपक्ष के पास है। विपक्ष में भी खासतौर से अगर उत्तर भारत में मैं बात करूं तो बहुजन समाज की पार्टियां हैं। तो अगर जब तक ये लोग एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये अपने अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, MLA MP बनने के चक्कर में ना तो खुद कुछ बन पा रहे हैं और इनकी इस आपसी कलेश के कारण समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश चुनाव के जो रिजल्ट आया उसके बारे में बात करें, आपने देखा होगा कि जहाँ सब तमाम लोगों ने मेहनत की, हमने मेहनत की एक पार्टी विशेष के लिए, मुलाकात भी हुई पार्टी मुखिया से, लेकिन हम चाहते थे कि टुकड़ों में ना लड़ा जाए। अगर वर्तमान जो रिजल्ट है उसमें देखा जाए, अगर अखिलेश और सपा और बसपा दोनों के वोट बैंक को जोड़ दिया जाए तो योगी की सरकार नहीं बन रही है। तो अगर हम कहें कि इन दोनों की आपसी कलेश और आपसी लड़ाई ने योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया तो गलत नहीं है। तो आप देखेंगे कि मतलब बहुजन राजनीति जो हाशिए पर है उसके लिए बहुजन समाज से ज़्यादा बहुजन समाज के जो नेता हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार। तो वो एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं नेताओं? कोई किधर तो कमी होगी। मैंने बताया ना आपको कि सबको प्रधानमंत्री बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको MLA MP बनना है और ये सबके बनने के चक्कर में कोई नहीं बन पा रहा। तो मतलब आपको क्या लगता है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली में आप काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, आपको क्या लगता है किसको ऊपर नेतृत्व तो करना चाहिए? मतलब मैंने तो 2022 का जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, उससे पहले तमाम बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। अखिलेश यादव जी से 2 बार मुलाकात हुई, बहन जी से 3-4 बार मुलाकात हुई और कई लोगों से मुलाकात हुई। तेजस्वी यादव से हमने मुलाकात की और कई नेताओं से मुलाकात की। मैंने तो सबसे ये कहा कि बहन जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी को अब वो राजनीति में स्थापित करना चाह रही हैं, तो बहन जी को बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश के साथ समझौता करना चाहिए। और अखिलेश के साथ अगर समझौता होता है, अखिलेश को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित करो, क्या दिक्कत है? अपने भतीजे को उप मुख्यमंत्री घोषित करो, क्या दिक्कत है? जयंत चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाओ, क्या दिक्कत है? और बहन जी जो वो देश की राजनीति देखें। आप जाइए, देश में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो अखिलेश यादव और तमाम लोग मिलकर के बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए। तो हमने जो बात कहनी थी वो बात हमने कही, लेकिन उस समय बहन जी को भी मुख्यमंत्री बनना था, उस समय अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री बनना था। तो वो दोनों के मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया और जो बीजेपी ने जाल फेंका, उस जाल में फंसते चले गए और ऐसे फंसते चले गए कि एंड जो है वो एक सीट पर आकर के रुका। तो मतलब भविष्य में क्या बसपा उत्तर प्रदेश में उछाल मारेगी या फिर बहुजन राजनीति और ही चली जाएगी? मतलब देखिए, अभी वर्तमान में जो मुझे लग रहा है, अभी जो 2024 का निकट में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, तो उसमें सपा बसपा को, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, RLD को और जो छोटे मोटे दल हैं, चाहे वो अपना दल है, महान दल है, सोहेलदेव पार्टी है, ये जितने तमाम है, नॉन BJP जितने हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ना पड़ेगा। अगर ये टुकड़ों में लड़ेंगे तो BJP फिर 80 में से 70-75 सीट जीतेगी। जैसे अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जो कि अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, वो मायावती की तरफ आने की बात करें, आपको क्या लगता है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर से आपको जितना मैं जानता हूँ, 1-2 मुलाकात उनसे मेरी हुई है, तो मैं मानता हूँ वो कैडराइज है, बहुत ज़्यादा कैडराइज है। उन्होंने कहा कि मैं मान्यवर साहब का पक्का चेला हूँ। बिल्कुल, देखिए संजय निषाद हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए और कई लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं, वो तमाम मान्यवर साहब काशीराम के कैडर के लोग हैं, चाहे वो वामसेप के कैडर के लोग हैं, चाहे वो बसपा के कैडर के लोग हैं, चाहे मान्यवर साहब की विचारधारा से प्रभावित हैं, बहुजन नेता बहुजन सुखाए वाली विचारधारा से प्रभावित हैं। अभी जैसे आप देखेंगे, ओम प्रकाश राजभर ने कल ये कहा कि जो अखिलेश यादव है या जो समाजवादी पार्टी के नेता वो तो इसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बसपा के नेता कम से कम जाकर के काम तो कर रहे हैं। बात उनकी ठीक है कि बसपा के नेता काम कर रहे हैं। अभी आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि गुड्डू जमाली जिस प्रकार से 13% से 29% वोट पर वो आ गए, तो मुसलमानों का बहुत बड़ा दबाव। मैंने तब भी कहा, जब आजमगढ़ का उपचुनाव का रिजल्ट आया, तब मैंने कहा कि बहन जी को चाहिए कि गुड्डू जमाली जैसे मुस्लिम नेता को, जिसकी फेस वैल्यू बढ़ गई, उसको ऊपर लेकर के आओ, मतलब उसे राष्ट्रीय लेवल पर लेकर के आओ। आपने ये 2-3 पाल रखे हैं, नौशाद अली पाल रखे हैं, क्या नाम है, मुनकाद अली पाल रखे हैं, और एक वो अभी एक और है जो पश्चिम उत्तर
पे प्रभारी बना रखे हैं शमसुद्दीन रायन साहब, ये लोग पाल रखे हैं। ये वो लोग हैं, ये अच्छे कलेक्शन एजेंट तो हो सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं दिलवाएंगे आपको। उनके कहने से इनकी घरवाली वोट नहीं देगी। अगर ये अपने बाट को नहीं ये अपने बाट को नहीं जीत सकते। अगर हम मुनकाद अली की बात करें तो मेरठ से रहते हैं, मेरठ से जिता करके दिखा दें, एक विधानसभा जिता करके दिखा दें, सबकी सब सीटों पर जमानत जब्त हुई है। कहाँ है मुनकाद अली, बताओ मुझे, कहाँ है उनके कहने से वोट पड़ रहा है? कितने मुसलमान उनके पीछे? नौशाद अली को उठा करके देख लीजिए, नौशाद अली के पीछे कितने मुस्लिम वोट है। अभी आप उनको शमसुद्दीन रायन को उठा करके देख लीजिए, शमसुद्दीन रायन के पीछे कितने मुस्लिम वोट है। नहीं है भैया इनके पीछे वोट। अगर आज गुड्डू जमाली के पीछे मुसलमान को थोड़ी सी आस लगी है और वो मुस्लिम फेस बने हैं, तो मैं तो बसपा सुप्रीमो से और तमाम बसपा के शीर्ष नेतृत्व से मैंने तो अपील की है कि उनको ऊपर लेकर के आओ, ताकि मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं बसपा की तरफ जुड़े। हमारे पास में आजम खान जितना मजबूत नेता नहीं है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर आजम खान समाजवादी पार्टी के पास में मुस्लिम मजबूत नेता है, तो हमारे पास में आजम खान जितना मजबूत नेता नहीं है। अगर हमें आजम खान जैसा मजबूत नेता चाहिए तो वो गुड्डू जमाली टक्कर दे सकते हैं। आप लगाइए गुड्डू जमाली पर, आप क्यों नहीं लगा रहे हो? तो मैं तो शीर्ष नेतृत्व से अपील कर रहा हूँ कि जो लोग वास्तव में जिनकी फेस वैल्यू है, जिन पर लोग विश्वास कर रहे हैं, जिन पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को आगे लेकर के आइए और आगे ला करके उन्हें जिम्मेदारी सौंपिए, तो बसपा मजबूत होगी निसंकोच, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग जिनके चेहरे कलंकित हो गए हैं, जिनके चेहरे पता रहे यार ये तो दलाल है, अरे यार ये तो ये है, ये तो जैसे अभी शमसुद्दीन रायन का 300 करोड़ वाला मामला चुनाव में बड़ा हाईलाइट हुआ, ना तो पार्टी सफाई दे पाई, ना शमसुद्दीन रायन सफाई दे पाई, ना कोई और दूसरे लोग सफाई दे पाए, उसका कितना नुकसान हुआ, ना इस पर विचार विमर्श हुआ। तो गुड्डू जमाली जैसे लोग जिनका एक पब्लिक में विश्वास है, उन पर उनको निसंकोच ऊपर लाना चाहिए और उन पर दाब लगाना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। जो 2022 के चुनाव में आपने भी देखा, हमने भी देखा, दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बनाया गया, लेकिन 24 में अब बताया जा रहा है कि मुस्लिम दलित का कॉम्बिनेशन लगाया जाएगा जब से आजमगढ़ का रिजल्ट आया है। तो देखिए आप मुझे एक बात बताइए, ये जो हम पिछले 2007 से लेकर के और अब तक जो हम ये शोर मचा रहे हैं ना, दलित ब्राह्मण, भाई ब्राह्मण आपको वोट देगा क्यों? मैं आज तक यही नहीं समझ पाया ब्राह्मण आपको वोट देगा क्यों। 2007 के चुनाव की भी अगर हम बात करें, 2006 में मानवर साहब की डेथ हुई थी, सहानुभूति थी पार्टी के साथ में, मोस्ट बैकवर्ड हमारे साथ था, पटेल, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, सैनी, निषाद, ये तमाम लोग हमारे साथ थे, मुस्लिम हमारे साथ था, दलित हमारे साथ था, और ब्राह्मण हाशिए पर था क्योंकि समाजवादी पार्टी की भी सरकार में पिटा था वो, और बीजेपी की सरकार कहीं आने रही थी, कांग्रेस खत्म थी, तो इसलिए 16-17% ब्राह्मण ने वोट बसपा को दे दिया, सिर्फ 16-17% लोगों ने। हमने सारा ब्राह्मण को श्रेय दे दिया, मोस्ट बैकवर्ड को हमने लात मार दी, हमने निषाद को लात मार दी, पटेल को लात मार दी, कुर्मी को लात मार दी, कुशवाहा को, साक्य को, मौर्य को, सोनी को, निषाद को, तमाम मोस्ट बैकवर्ड जो काशीराम साहब ने तैयार किया था, हमने लात मार के भगा दिया। हम ब्राह्मणों पे दाब खेले, ब्राह्मण हमें वोट देगा क्यों? जब उनका तुम किराए के मकान में तभी तक तो रहोगे, तब तक तुम्हारा अपना मकान नहीं होगा। लेकिन जब उनका अपना मकान बन गया, बीजेपी इतनी मजबूत होगी, तो आपके मकान में क्यों रहेंगे? किराए के मकान में क्यों जय भीम करेंगे वो? क्यों किसी चमार की लड़की के, दलित की लड़की के पैर छुएंगे वो? क्यों बहन जी की गुलामी स्वीकार, बहन जी को अपना नेतृत्व मानेंगे, तो नेतृत्व स्वीकार करेंगे? जब उनके पास में अपनी ब्राह्मणी मानसिकता के लोग, अपनी मनुवादी मानसिकता की उनकी पार्टी है, तो वो क्यों तुम्हारा काम करेंगे? तो इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। हम लोग दलित ब्राह्मण का गठजोड़ कभी नहीं हो सकता, ना होगा, ना इन फ्यूचर होगा। अगर आपको सही मायने में काम करना है तो आप मुसलमानों पर काम कीजिए और मोस्ट बैकवर्ड पर खासतौर से काम कीजिए। जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, पार्टी के दूसरे नंबर के नेता आज भी हैं, और उनको 22 में सर्वा माना जा रहा था बसपा का, तो अब उनको साइडलाइन करने की खबरें आ रही हैं, तो इसको आपको क्या लग रहा है? क्या वास्तव में साइडलाइन उनको कर दिया गया है? देखिए बसपा की एक नीति, आप इसको समझ लो, जब तक जो आदमी पार्टी द्वारा दिए हुए फंड पर या पार्टी द्वारा दिए हुए आशीर्वाद उसको मिलता है, तब तक पार्टी उसका यूज करती है। सतीश चंद्र मिश्रा पिछले 18 साल से राज्यसभा सांसद थे, तो उनको यूज किया गया। उनकी राज्यसभा की सदस्यता जुलाई में खत्म होगी, 15 जुलाई को। जब उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तो अभी भी है वो, और लोगों में नाराजगी ब्राह्मणों को लेकर की, तो हो सकता है सोचा होगा चलो राज्यसभा सदस्यता भी खत्म हो गई, फिर सतीश चंद्र मिश्रा की उम्र भी लगभग वो 70 के आसपास हो रही है, तो अब उनको भी थोड़ा सा आराम चाहिए। बहन जी भी थोड़ा सा अपनी तरीके से चला रही हैं, और राज्यसभा सतीश चंद्र मिश्रा का तो पार्टी में तो है, जिम्मेदारी तो कम नहीं की गई है। दूसरे नंबर के आज भी बड़े नेता हैं, तो जब जिम्मेदारी, जब ज़रूरत होगी तो लेकर के आएंगे सामने, फिर दोबारा चेहरा उनको बनाएंगे। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये बड़ी बात है। मतलब क्या लगता है, नकुल दुबे को पार्टी से एकदम बहन जी ने बाहर कर दिया? आपने भी देखा कि नकुल दुबे एकदम सतीश चंद्र मिश्रा के करीबी थे और पार्टी में उन्होंने सर्वा देखा 2022 में। नहीं देखिए, जहाँ तक सवाल जो है नकुल दुबे जी का, तो नकुल दुबे हमारे अच्छे मित्र थे। मैंने तो कहा भी, वो मित्रता हमारी कल भी थी उनके साथ, मंत्री जी के साथ, आज भी है। वो कांग्रेस में चले गए, आज भी उनके फ़ोन आते हैं, रेगुलर बातचीत होती है हमारी, आज भी डिस्कस होते हैं कई मुद्दों पर। भारतीय राजनीति को हम लोग गंभीरता से चर्चा करते हैं। लेकिन ये कह देना कि हम लोग जो नकुल दुबे, ठीक है वो कांग्रेस में चले गया, कोई आदमी किसी पार्टी में जा सकता है। जब हमने अपनी पार्टी से निकाल दिया तो कोई जिसको राजनीति करनी वो कहीं ना कहीं जाएगा, सीधी सी बात है, तो वो चले गए। लेकिन जहाँ तक सवाल उनका कि उनको क्यों निकाल दिया गया, क्या निकाल दिया गया, बहुत सारी बातें ऐसी जो नहीं कही जाएंगी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिना कहीं समझ ली जाती हैं। तो नकुल दुबे जी के साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ। अच्छे आदमी थे, बढ़िया आदमी थे।
समाज किस ओर जाना चाहिए, क्योंकि समाज के आगे अब सपा की तरफ जाएं, बसपा की, आज़ाद समाज पार्टी, अन्य पार्टी में किसके तरफ जाएं? देखिए, समाज लौट फिर करके घूम फिर के आएगा बसपा में। जो थोड़ा सा इस बार बिछड़ गया, जो खासतौर से शेड्यूल कास्ट ने ये सोचा कि बीजेपी को रोकने के लिए सपा को वोट करके देख लो, तो वो भी उनका जो फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। अभी क्या है कि वो लौट करके सिर्फ फिर बसपा में आएगा, और बसपा में जब आएगा, और बसपा में ही उसका विकल्प है, कोई मतलब कोई रास्ता ही नहीं दूसरा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर, अगर चंद्रशेखर को लोग विकल्प मानते तो इस बार चुनाव में जो बसपा से नाराजगी थी, तो वो उनके पास विकल्प था चंद्रशेखर, वो जा सकते थे, लेकिन सपा में नहीं गए, वो सपा में गए। इसका मतलब चंद्रशेखर को लोग नेता स्वीकार नहीं कर रहे, ये बात हमको ऊपर मन से स्वीकार कर ली। चंद्रशेखर एक अच्छा आंदोलनकारी हो सकता है, चंद्रशेखर एक यूथ है, तो वो युवाओं की जो सोच है उसको थोड़ा सा डेवलप कर सकता है, और मतलब और कई मामलों में ठीक हो सकता है। लेकिन जो बहुजन राजनीति है उसमें चंद्रशेखर अभी फिट नहीं बैठ रहा है। अभी उसको समय लगेगा, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 5 साल लगे, इन फ्यूचर कामयाब हो भी ना भी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बातें करिए। बहन जी के भतीजे हैं, उनको लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि वो मध्य प्रदेश में जब आए, हमने भी देखा, उनका कवर किया, तो मतलब युवाओं के काफ़ी टच में रहने का लगता है कि वो युवाओं में टच रह रहे हैं, मतलब ज़्यादा। देखिए, जहाँ तक सवाल बहन जी के भाई भतीजे का, आकाश का, नया लड़का है, हमने पहले दिन से कहा ठीक है, बहन जी अपने परिवार को लाना चाहते हैं, लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको ज़मीन पर रगड़िए। मैंने हमेशा उदाहरण दिया है कि अखिलेश यादव के पिताजी 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, और जब उन्होंने आकर के कहा अखिलेश यादव ने कि मुझे राजनीति करनी है, तो उन्होंने कहा कि राजनीति घर से नहीं होगी, जाओ जाकर क्षेत्र में काम करो। तो उप मुख्यमंत्री के बेटे को, मुख्यमंत्री के बेटे को लखनऊ से गाजियाबाद तक साइकिल चला करके बहुमत हासिल करना पड़ा, लोगों में पहचान बनानी पड़ी, तब उसको लोगों ने नेता स्वीकार किया। अगर वास्तव में आकाश आनंद को लोग नेता स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, भविष्य गर्म में है, लेकिन अगर बहन जी या बसपा का शीर्ष नेतृत्व आकाश आनंद को नेतृत्व सौंपना चाहता है, तो 2024 का, या जो भी 2024 से पहले जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उनकी बागडोर उनको सौंपी दी जाए, और अगर उसमें अच्छा करते हैं वो, तो समाज नेता स्वीकार कर लेगा, और अगर अच्छा नहीं करते हैं तो फिर साइड लाइन करिए, दूसरे को लेकर के आइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये थे हमारे साथ राहुल नागपाल जी, जिन्होंने खुलकर बहुजन राजनीति पर विचार रख के समाज किधर जाना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ इन्होंने बताया। कमेंट में राय जरूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत